Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in SPC Government College अजमेर। बच्चों अपन लोगों ने डीडी ट्रांजिशन और आवेश स्थानांतरण संक्रमण के बीच में अंतर पढ़ा था। आज हम करेंगे डीडी संक्रमण के लिए वर्ण नियम यानी सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। यानी इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किन ऊर्जा स्तरों में डी संक्रमण होना चाहिए और किस केस में डीडी संक्रमण नहीं होना चाहिए। यानी वो कौन से नियम है जो हमें जिसके अकॉर्डिंग डीडी संक्रमण होता है। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जिन नियमों द्वारा संचालित होता है उसे ही हम वर्ण नियम यानी सिलेक्शन रूल कहते हैं, है ना। वर्ण नियम हमको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो एक ऊर्जा स्तर से किन किन ऊर्जा स्तरों में परमिटेड है यानी कि अनुमत है और किन किन ऊर्जा स्तरों में वर्जित है यानी कि नहीं होना चाहिए। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वर्ण नियम का पालन करते हैं उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं और जो ट्रांजिशन वर्ण नियम का पालन नहीं करते उसे हम फॉरबिडन यानी कि वर्जित ट्रांजिशन कहते हैं। जो सिलेक्शन रूल होते हैं उससे हम किसी भी स्पेक्ट्रा के बैंड की तीव्रता को एक्सप्लेन कर सकते हैं और कि मतलब अगर कोई भी ट्रांजिशन वर्ण नियम के अनुसार होगा यानी अलाउड होगा तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी और अगर वो वर्ण नियम के विरुद्ध होगा या वर्जित होगा या फॉरबिडन होगा तो उसकी तीव्रता कम होगी। ओके, तो वर्ण नियम मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक है चक्रण वर्ण नियम यानी कि स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा होता है लैपोर्टे सिलेक्शन रूल यानी कि लैपोर्टे का वर्ण नियम। ओके, तो आज के वीडियो में मैं आपको स्पिन सिलेक्शन रूल को डिटेल में समझाऊंगी और अगले वाले वीडियो में मैं आपको लैपोर्टे सिलेक्शन रूल समझाऊंगी। अब इस सिलेक्शन रूल पे आने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो वर्ण नियम है ये मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है वो ऊर्जा स्तरों के निर्धारित क्षेत्र में ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर प्रकाश के अवशोषण के नियम जैसे बियर-लैम्बर्ट लॉ हम लगा सकते हैं। यानी कि जो सर्टेन जो लेवल्स होते हैं उन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है एंड जो प्रकाश के नियम होते हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ वी कैन अप्लाई ऑन दीज सिलेक्शन रूल्स। ओके, एक होता है बियर-लैम्बर्ट लॉ दैट इज द लॉग I0 अपॉन I इक्वल्स A। I0 इज इक्वल्स इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट यानी जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता है। I इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट यानी जो पारगत प्रकाश है उसकी तीव्रता है। A इज द एब्जॉर्बेंस, A अवशोषणांक होता है। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस डेरिवेशन इन दिस वे A इज इक्वल्स एप्सिलॉन CL, है ना। A क्या हो गया, एप्सिलॉन CL हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे C is the concentration of solution in mole per liter. L is the length of the path in centimeter. So I can write the equation as log I0 upon I equal epsilon CL, where epsilon जो है वो है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और वो हमें बैंड की तीव्रता बताता है। यानी कि जो हमारा स्पेक्ट्रा हो रहा है बन रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना शार्प है कि वो ब्लंट है। ओके, वो ब्रॉड है। ओके, अनुमत संक्रमण से हमारा अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के संक्रमण के होने की प्रायिकता अधिक होती है और उसके लिए एप्सिलॉन का मान बहुत ज़्यादा होता है। और वर्जित संक्रमण से हमारा अभिप्राय यह है कि ऐसे संक्रमण या तो होते ही नहीं हैं और होते हैं तो इनकी तीव्रता यानी एप्सिलॉन का मान बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि वर्ण नियमों द्वारा वर्जित डीडी संक्रमणों से प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता बहुत कम होती है। इसके विपरीत वर्ण नियमों के द्वारा अनुमत आवेश स्थानांतरण बैंड जो प्राप्त होते हैं उनकी तीव्रता बहुत ही उच्च होती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले चक्रण वर्ण नियम। बहुत ही सिंपल सी भाषा में ये बोलूँ मैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो यानी जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम अवस्था से उच्चतर अवस्था में जा रहा है तो उसका चक्रण नहीं बदलना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी भाषा है, कुछ भी नहीं है। क्या वर्ड बोला मैंने कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है
तो उसका चक्रण नहीं बदलना चाहिए। ओके, अब इसको मैं अलग अलग धीरे धीरे आपको हाई लेवल पे ले जाऊंगी, आप सुनते जाइएगा। केवल वे ही इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वह वही बात होगी जो मैंने आपको बोली है ना, कि अगर ग्राउंड स्टेट में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में भी एक भी नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं इसको किस तरह से डिनोट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि फॉर अ परमिटेड ट्रांजिशन, फॉर अ स्पिन परमिटेड ट्रांजिशन डेल एस शुड बी जीरो, यानी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम संख्या में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। अब आप इस बात को समझो, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर को मैंने किससे डिनोट करा है, कैपिटल एस से, है ना। अब अगर सपोज ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो मैं इसमें आपको बताती हूँ, 1 मिनट आप इधर ही देख लीजिएगा वो डायग्राम, उससे आपको ये चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। मतलब इसमें आप ये डायग्राम में देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिएगा ये डायग्राम आ गया, देखो आप, है ना, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला है डायग्राम, उसे देखिएगा। ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, देखो। तो कैपिटल एस यानी कि रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, इसका क्या हो गया, 0। रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर का मेरा मतलब क्या हुआ, परिणामी चक्रण कोणीय संवेग। अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ, तो टोटल कैपिटल एस, टोटल को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एस से, वो हो गया 0, है ना। अब आप देखो जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया और वो ऊपर की तरफ चला गया तो देखो अभी भी स्पिन नहीं बदला है, वैसे के वैसे है। तो आप देखोगे कि अगेन कैपिटल एस की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो आप क्या देखोगे कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो रहा है तो डेल एस यानी कि एस में परिवर्तन क्या है, 0 है ना। तो ऐसा जो ट्रांजिशन होगा ना, दैट विल बी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ओके, अगर आप दूसरी तरफ देखो, ध्यान से देखिएगा राइट हैंड साइड की तरफ, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड हियर। ओके, तो आप देखें कि जब पहले स्पिन था इसमें 0 है ना, कैपिटल एस की वैल्यू कितनी थी, देखो 0 थी ना। जबकि एक्साइटेड स्टेट तब हुई तो कैपिटल एस कितना हो गया, 1 हो गया ना। कैसे हुआ 1 बताओ, एक का प्लस हाफ दूसरे का प्लस हाफ, तो टोटल 1। तो आप देखोगे कि अब डेल एस यानी एस के मान में जो परिवर्तन है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसा जो ट्रांजिशन होता है वो वर्जित संक्रमण होता है, यानी दिस इज द फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, सिंपल सी भाषा से मैंने शुरू करा कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो उसका चक्रण नहीं बदलना चाहिए, पहली बात। दूसरी भाषा में कि जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा मैंने क्या बोला, फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन डेल एच शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तो उसका चक्रण नहीं बदलना चाहिए। ओके, अब एक और मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगी, उस लैंग्वेज पे आने से पहले आप एक फॉर्मूला देखिएगा, और वो फॉर्मूला है क्या, 2s+1, बहुवक्ता इक्वल्स 2s+1। ओके, बहुवक्ता को इंग्लिश में हम कहेंगे मल्टीप्लिसिटी। एस अभी मैंने आपको बताया था कि परिणामी चक्रण कोणीय संवेग होता है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके स्पिन का सम होता है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को इस तरह भी रिड्यूस कर सकते हैं n+1 से, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी फॉर्मूला से मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, बहुवक्ता निकाल सकते हैं। ओके, तो आप देखिए मैंने ये टेबल बनाई है, इस टेबल को आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा और देखिए किस तरह से इसमें हमने कैलकुलेशन करी है। अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो अलग अलग हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने बहुवक्ता निकाली। देखो आप बच्चों, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो परिणामी चक्रण भी 0 होगा, और बहुवक्ता कितनी हुई, 1 हुई ना। क्यों हुई 1, क्योंकि स्पिन कैपिटल एस 0 है, और इसको हम कहेंगे एकक। क्या कहेंगे, एकक यानी कि सिंगलेट। ओके, अगर किसी सिस्टम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो उसका कैपिटल एस हो गया, हाफ हो गई ना, और उसकी बहुवक्ता का मान हो गया 2। आप किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लें। अगर आप सिंपल सा करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 तो भी 2 आएगा। अगर आप 2s प्लस 1 में लिखेंगे तो भी 2 ही आएगा। इसको हम कहेंगे डबलेट, है ना। इसीलिए इसी तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपलेट आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपलेट आएगा, 3 है तो क्वार्टेट आएगा, 4 है तो क्विंटेट आएगा, 5th है तो सेक्सेट आएगा। ओके, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इसकी बहुवक्ता। क्या कहलाएगी? बहुवक्ता। तो अब देखो मैं अगली भाषा बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या वर्ड बोला मैंने? ध्यान से, कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगलेट टू सिंगलेट एंड फ्रॉम ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट इज अलाउड। यानी कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण सिंगलेट से सिंगलेट और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में होना चाहिए, यानी एकक से एकक में और त्रिक से त्रिक में होना चाहिए। ये देखिए, जो अनुमत ट्रांजिशन है वो क्या है? सिंगलेट से सिंगलेट में होगा, डबलेट से डबलेट्स में होगा, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में होगा, है ना। अभी देखो मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था बेटा, उस डायग्राम में भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। ध्यान से देखिएगा वापस से, कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यहाँ देखो आप, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है बेटा। इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, है ना। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो बहुवक्ता 1 हुई ना, 1 हुई। क्लियर है? अब अगर इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कर दिया तब भी आप देखो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, बहुवक्ता वापस क्या है? 1 है। सही है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सिंगलेट से सिंगलेट में अनुमत है और होता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि डेल एच शुड बी इक्वल्स टू बी 0, है ना। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे, व्हाट विल हैपन? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो शुरू में तो देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी n की वैल्यू 0 है। तो बहुवक्ता कितनी हुई? n प्लस 1, यानी कि 1। इसे हमने क्या कहा? सिंगलेट कहा। ओके, लेकिन अगर आप जब एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बहुवक्ता कितनी हुई? 3 हुई ना, n प्लस 1 यानी कि 3। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एकक से त्रिक में जा रहा है, यानी सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है ना। वो संक्रमण अलाउड नहीं है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने अलग अलग भाषा में आपको समझाया। नंबर 1, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज। नंबर 2, del H should be equals to 0 for spin allowed transition. And number 3, for spin allowed transition, electron should be excited from singlet to singlet or triplet to triplet. Okay, now I will discuss about the breakdown of the spin selection rule. यानी जो चक्रण वरण नियम होता है उसकी कड़ाई से पालना नहीं होती है, बल्कि उसमें विश्रांति आ जाती है, रिलैक्सेशन आ जाता है। और इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है और इस तरह के ट्रांजिशन पाए जाते हैं जो कि चक्रण अनुमत नहीं होते हैं। और इस तरह से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो चक्रण वर्जित बैंड होता है, और वो जो स्पेक्ट्रा होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है और हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है जो कि सघन होता है और अस्पष्ट होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, है ना, वैसे वैसे चक्रण वर्जित संक्रमणों की संख्या भी बढ़ती जाती है और हमें बैंड स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। दिस इज नोन एज हैवी एटम इफेक्ट, है ना। इस प्रकार परमाणु क्रमांक बढ़ने पर चक्रण वियन नियम में शिथिलता आ जाती है, उसमें रिलैक्सेशन आ जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। और यही कारण है, ध्यान से सुनिएगा, कि जहाँ जो हल्के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही क्या कहेंगे आप अनुमत संक्रमण देते हैं, उसके विपरीत जो भारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं थर्ड एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के, उनमें चक्रण वर्जित बैंडों की संख्या बढ़ती जाती है। ओके बच्चों, so this is all about the spin selection rule. In my next video I will discuss about the Laporte selection rule. Okay, thank you so much for watching this video.